हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड, 17वीं बीपीएससी करंट अफेयर के प्रहार बैच में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के इस प्रहार बैच में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मासिक मैगजीन को देख रहे हैं। ठीक है, ये प्रतियोगिता दर्पण है, इसके मासिक मैगजीन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण की इस प्रहार सीरीज में हमने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मार्च मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग मार्च के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम के बाद अफसोस करें, उससे बेटर है कि पहले देख ले। बहुत लंबी वीडियो भी मैं नहीं बनाती हूँ, मैं चाहूँ तो एक मंथ का 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो बनाऊँ, लेकिन एक समझने की कैपेसिटी होती है, इसलिए मैं आपको आधे घंटे 40 मिनट, मैं चाहती तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों कवर करती, लेकिन मैंने बस नेशनल करंट अफेयर, मार्च का नेशनल करंट अफेयर इसमें कवर किया है। और मैं अपने हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको पीडीएफ मतलब डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको बिलीव बने कि हाँ, ये प्रतियोगिता दर्पण से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं सीरीज़ को। ठीक है, तो ये मार्च का करंट अफेयर है। अब मार्च का हम राष्ट्रीय घटना क्रम देखेंगे। पहला जो घटना है वो हम देख रहे हैं। पहला जो घटना है, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू हो गया है। तो ये चूँकि मार्च का है, तो मार्च में ही आपको कब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था, तो ये 16 मार्च 2024 को हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी दिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की थी। अब आदर्श आचार संहिता क्या है, नोट कीजिए कॉपी में और इसको पढ़िएगा। आदर्श आचार संहिता, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो प्रीलिम्स फैक्ट से जो भी है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सेंटेंस में आपको उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह एक दिशा निर्देश है किसके लिए? राजनीतिक पार्टियों के लिए, ताकि वो चुनाव के टाइम में एक मर्यादित बिहेव करे। ठीक है, और ये चुनाव शुरू होने की यानी चुनाव का जो तारीख होता है उसके ऐलान के साथ ये आदर्श आचार संहिता लागू होता है और नतीजे आने तक जारी रहता है। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है ना, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है पीडी में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। देखिए, सबसे पहले 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव है, तो 17वीं लोकसभा को हम देखेंगे। जो 17वीं लोकसभा है ना, उसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हुआ है। ठीक है, और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को कर दिए। लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में कराया जाएगा। कितने चरण में? 7 चरण में। स्टेट पीसीएस में इस टाइप के बकवास आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिएगा, 19 अप्रैल से 1 जून तक। और इसी के साथ 4 स्टेट में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ था। वो है आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मतलब एपी 2 है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, अभी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने दोनों नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों, यानी नए नियुक्त हुए हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं सुखवीर सिंह संधू के साथ 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली में की है। ठीक है, तो ये था आपका ये। अब हम देख लेते हैं लोकसभा में के चुनाव कार्यक्रम 2024 में जो सीट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है जो मैंने हाईलाइट किया। क्यों हाईलाइट किया है? यहाँ देखिए, 4 स्टेट को मैंने हाईलाइट किया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, क्यों? क्योंकि सर्वाधिक सीट यूपी में ही है लोकसभा के लिए, 80। उसके सेकंड में कौन सा होगा? महाराष्ट्र। क्रम भी याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। उसके बाद है थर्ड पश्चिम बंगाल, 42। ठीक है, फोर्थ में है अपना बिहार, 40। ठीक है, और उसके बाद है फिफ्थ में है तमिलनाडु, 39।
तो ये आप याद रखिएगा। बाकी आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का आप याद कर लीजिएगा कि कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो ये मैंने आपको 18वीं लोकसभा से रिलेटेड आपको बता दिया। 7 चरण में चुनाव होगा 19 अप्रैल से 1 जून तक, ठीक है। 16 मार्च को आपको ये क्या बोलते हैं आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे है 1-2 फैक्ट्स और हैं। जैसे 22 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है ना, वो एक ही चरण में संपन्न कराया गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान हुआ है। बाकी 22 जो राज्य हैं, स्टेट हैं और यूटीज़ हैं, उनमें मतदान एक ही चरण में संपन्न कराया गया है। आगे देख लेते हैं, आगे भी कुछ है। मतगणना कब हुआ था? जो वोटिंग होता है वो 4 जून को हुआ था। तो ये एक ही दिन पूरे इंडिया में हुआ था मतगणना, तो ये आपको याद रखना है। अब लोकसभा जो चुनाव हुआ था ना 543 सीट, उसमें कुछ आरक्षण से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ कुछ फैक्ट्स है, तो याद कर लीजिए इसको। लोकसभा की 543 चुनावी सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। सीटों के आरक्षण का यह प्रावधान मूलतः 10 वर्षों के लिए किया गया था, जिसमें विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा है। पिछली बार यह जब बढ़ाया गया था 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये कब तक रहेगा? 2020 में बढ़ा है, 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो ये 2030 तक रहेगा, ठीक है। लोकसभा में इसमें एक चीज़ चेंज किया गया था, VVI है, पूछ सकता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान था, ठीक है। तो वो 104वें संविधान संशोधन ने आगे नहीं बढ़ाया गया है, यानी जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित थी उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं किया गया है, ये याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं सुधा मूर्ति के मनोनयन के पश्चात, ठीक है, सेकंड है सुधा मूर्ति हैं, इमेज में आप पहचानते होंगे। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, ठीक है, और उसके सह संस्थापक, मतलब अध्यक्ष नहीं है, मतलब इन्फोसिस में ये मतलब जो उसके अध्यक्ष हैं ना और संस्थापक NR नारायण, उनकी मूर्ति है, और ये भी कई सारी कंपनी में ये भी ऑनरशिप में है। सुधा मूर्ति के मनोनयन के पश्चात राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीटें अभी भरी हुई हैं। यानी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? तो RS have 245 मेंबर, यानी राज्यसभा है 245 मेंबर्स, 233 आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो 12 का मनोनयन होता है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा आपको नॉमिनेट होते हैं, वो कहाँ किस क्षेत्र से होते हैं? तो वो आर्ट से होते हैं, ठीक है, लिटरेचर से होते हैं, आपको साइंस सेक्टर से होते हैं, सोशल सर्विस के सेक्टर से होते हैं। तो इन सेक्टर में अगर उनका योगदान है, बड़ी उपलब्धि है, तो उस क्षेत्र से लोगों का मनोनयन राज्यसभा के लिए होता है। तो अभी 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो 12 सीटें फुल है। अभी मैं दिखा देती हूँ वो 12 सदस्य कौन कौन से। यहाँ पे वो 12 सदस्य हैं फ्रेंड, महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राम सकल, राकेश सिन्हा, ये है क्या बोलते हैं, गुलाम अली खटाना, रंजन गोगोई, वीरेंद्र हेगड़े, PT उषा, इलैया राजा, V विजयेंद्र प्रसाद, सतनाम सिंह संधू और सुधा मूर्ति। तो ये 12 लोग हैं जिनका राज्यसभा में मनोनयन हुआ है। अब अगला हम देखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल्स वगैरह आप इसमें देख सकते हैं, जो भी आर्टिकल्स का जिक्र आता है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। रिश्वत लेकर सदन में बात कहने या वोट डालने के मामले में, ये दोनों अलग चीज़ है, बात कहना और वोट डालना, ठीक है। सांसदों और विधायक को मिलने वाली छूट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 25 साल पुराने ही फैसले को पलटा, ठीक है। अब आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही फैसले को पुनः उस पर सुनवाई कर सकता है, उसको पलट सकता है, ठीक है। तो ये फैसला क्या है जो नया फैसला आया है? देखिए,
पहले जो फैसला था ना वो 1998 का है, ठीक है। अब उस 1998 का जो फैसला है ये मैं पढ़ देती हूँ लाइन, चूँकि बोल्ड लेटर में लिखा है तो इम्पोर्टेंट है। 1998 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत केस यानी नरसिम्हा राव मामले में 3-2 के बहुमत से फैसला दिया गया था कि अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में अपना वोट डालता है या भाषण देता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा और उस पर आपराधिक केस नहीं चलेगा। यानी अगर वो संसद में बोल रहा है या वोट डाल रहा है तो वो उसका संसदीय विशेषाधिकार है, ये तो सही है। लेकिन रिश्वत लेके अगर वो ऐसा कर रहा है तो भी उसे छूट प्राप्त थी कि इसका चेक कौन करेगा, ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि उसे संसदीय तो फिर हर कोई ब्लेम लगाएगा एक दूसरे पे, तो उस पर कोई आपराधिक केस नहीं चलेगा। ये 1998 का फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया और बोला है कि नहीं, अब आपराधिक केस चलेगा, ठीक है। अब आगे मैं पढ़ देती हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा 25 वर्ष पूर्व सुनाए गए अपने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यीय, अभी जो प्रेजेंट में फैसला सुनाया है वो 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने विधायकों एवं सांसदों को रिश्वत लेकर वोट डालने या भाषण देने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विशेषाधिकार कवच न मिलने की बात 4 मार्च 2024 के फैसले में कही है। यानी ये विशेषाधिकार का उपयोग आप रिश्वत लेने में नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 105 और 194, 105 और 194, ठीक है। इसी में संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है। 105 लोकसभा से है और 194 आपको विधानसभा से। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे का जो न्यूज़ है ना, यहाँ से पढ़िए। देखिए, फैसले में कहा गया है कि रिश्वत लेने का अपराध तो उसी पर, देखिए रिश्वत लेने का अपराध, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। रिश्वत लेने का अपराध तो उसी पल सिद्ध हो जाता है जब सांसद विधायक रिश्वत लेता है या रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह वोट देता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वो रिश्वत पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। पारदर्शी माहौल रहे, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल रहे, ठीक है। उत्तरदायी सरकार हो, इस सब चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। ये रिश्वत वाला आपने देख लिया, अब हम इसमें ही वही चीज़ वो उसी को आगे दिया हुआ है और भी दूसरे पेज में कॉलम में दिया गया, पढ़ते हैं। संविधान के 105(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, 105(2) में कहा गया है। और राज्य विधानसभाओं के लिए सदस्यों को यही छूट देने वाला प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 194(2) में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 सदस्यीय, ठीक है, 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4 मार्च 2024 को अपने फैसले में पीठ ने कहा, ठीक है, 7 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने 4 मार्च को फैसला सुनाया था और पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कहा है कि संविधान के ये प्रावधान ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए है जो स्वतंत्र विचार विमर्श की सुविधा देता है। सदस्य को भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत दी जाती है तो इन अनुच्छेदों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है, डायरेक्ट यही सेंटेंस उठा के पूछ देगा आपको मेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ऐसे आपको मेमोराइज करनी है, पढ़नी है, समझनी है। इस आशय के तर्क के साथ सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 17 अप्रैल 1998 के 3-2 के बहुमत से सुनाए गए फैसले को 4 मार्च 2024 को पलट दिया। यानी रिश्वत लेके आप वोट नहीं डाल सकते, वो आपका संसदीय विशेषाधिकार नहीं है, यानी आपराधिक कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। तो ये इतना आपका था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। दक्षिण अफ्रीका से चीते ला गए कुछ ये भी आई है फ्रेंड्स। वैसे भी लक्षद्वीप है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, मैप वगैरह कराऊंगी, मैप का सीरीज भी कराऊंगी, उसमें मैं आपको ये कवर कराऊंगी मैप के साथ। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा बना है, INS जटायु। अब ये जो INS जटायु क्या है? ये है आपको नेवल बेस है। क्या है? नेवल बेस है।
नेवल बेस है, ठीक है, यानी नौसैनिक अड्डा है। अब नौसेना प्रमुख अभी कौन है फ्रेंड, तो आर हरि कुमार। कौन है, आर हरि। और हरि कहाँ रहते हैं, पानी में सोए रहते हैं हरि, ठीक है। तो आर हरि, हरि और नौसेना आप उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा। आर हरि कुमार नौसेना है, ठीक है, ये है आपको नौसेना प्रमुख। अब ये क्या है INS जटायु, मैंने आपको बता दिया। नौसैनिक अड्डा है, कहाँ बना है, लक्षद्वीप में बना है, और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे बना है, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप में स्थापित किया गया है। अब क्यों बनाया गया ये भी हम देखते हैं। आपको पता है कि लक्षद्वीप में बना है तो मालदीव जरूर से जुड़ा होगा, और ये इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से एक नया नौसैनिक अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया गया, जिसे INS जटायु नाम दिया गया है। देख लिया आपने, नौसैनिक संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से। आगे हम आते हैं, INS जटायु जो है ना, वो लक्षद्वीप में नौसेना का, भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पूर्व कवरत्ती में नौसैनिक हवाई अड्डा INS दीप रक्षक पहले से ही कार्यरत है। यानी एक और नौसैनिक अड्डा कहाँ है, रक्षक है, और कहाँ है, कवरत्ती में है, ठीक है। और ये दूसरा जटायु है जो आपको मिनिकॉय में है। अगला हम देखते हैं, नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन। और ये नदी के अंदर आपको ये मेट्रो चलने वाली है। एक सेकंड फ्रेंड, तो ये पहली मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो है, ठीक है। और ये कहाँ चल रही है, पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली मेट्रो रेलगाड़ी कलकत्ता में, ये अंडर वाटर नहीं, पहली मेट्रो की बात चल कर रहा है, इंडिया में पहली मेट्रो, ठीक है। जो पहली मेट्रो रेलगाड़ी चली थी वो 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। और अब जो अंडर वाटर ये जो बना है ना, ये भी मतलब देश की ऐसी पहली मेट्रो ही है जो अंडर वाटर चल रही है। यानी देश की पहली, और अंडर वाटर भी देश की पहली कलकत्ता में ही चली है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये कलकत्ता के एस्प्लैनेड, ठीक है, एस्प्लैनेड, ठीक है, एवं हावड़ा के बीच यात्रा करेगी, ठीक है। और हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। नदी के तल से 13 मीटर नीचे, आगे देख लेते हैं, बनाई गई है। और इसका क्या है, व्यास 5.5 मीटर व्यास है। 2 सुरंगें अप एंड डाउन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, कहाँ से कहाँ के बीच में पूछ सकता है। अब नागरिकता संशोधन फ्रेंड्स यहाँ पे है। 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ। 4 वर्ष पूर्व कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ दिसंबर 2019 में पारित हुआ है नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है। एक सेकेंड, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया। यानी ये कब लागू हुआ है, 11 मार्च 2000। अब CAA पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता चैप्टर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अब तक ये तीसरा आपको टॉपिक बताया। पहला कौन सा बताया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये तीसरा CAA बता रही हूँ। इन तीनों टॉपिक को कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और आज का आपका होमवर्क है कि इसे आप तैयार करेंगे, और इससे रिलेटेड आप कहीं भी MCQs आपको दिखता है स्टेट PCS का कोई भी या UPSC का, तो उसको बना डालिए, ठीक है। अब ये है, इस अधिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं। इस संशोधन अधिनियम के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस 31 दिसंबर 2014 मतलब इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से दस्तावेजों के बिना भारत आए प्रताड़ित गैर मुसलमान या अल्पसंख्यक शरणार्थी को भारत की नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। गैर मुस्लिम बोल रहा है तो इसमें कौन कौन से होंगे, जो 5 समुदाय हैं और 3 देशों से। 3 देश मैंने बता दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 5 समुदाय में कौन है, हिंदू है, ठीक है। कौन कौन है, हिंदू है आपको,
सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है और जैन है। ठीक है, ये 5 समुदाय को इसमें शामिल किया गया है कि इस 5 समुदाय के लोग वहाँ से आते हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब अगला इसमें क्या है, इसी में कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये तो मैंने बता ही दिया, तो ये कोई देखिए, भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। चलिए अगला हम देखते हैं T20। आपको क्रिकेटर BCCI द्वारा अनुबंधित, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा करंट का पूछता है, ये कब मार्च का है नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ पे हम आते हैं, हिम तेंदुआ से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट आया है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% वृद्धि हुई है और ये 2022 की गणना रिपोर्ट है। क्या है, 2022 की गणना रिपोर्ट है। आपको देश में तेंदुओं, ठीक है, लियोपार्ड, ठीक है, लेपर्ड बोलते हैं, लियोपार्ड नहीं बोलते हैं, लेपर्ड बोलते हैं। मैंने जानबूझ के बोला ताकि आप क्या उच्चारण करते हैं। लेपर्ड जो आपको रिपोर्ट है ना, यह गणना 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, ऐसी ताज़ा 5वीं गणना रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी को जारी किया गया था। ठीक है, 29 फरवरी को जारी किया गया था और इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न इस गणना के आंकड़े स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 में प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि क्या है आपको तेंदुओं का जो संख्या है। देश में हिम तेंदुओं की संख्या 2022 में कितनी हो गई, 13,874, 13,874। VVI याद रखिएगा, डायरेक्ट डाटा पूछ देगा। फिर इसी प्रकार 2018 की तुलना में 2022 में हिम तेंदुओं की संख्या में 7.9% की वृद्धि हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में वृद्धि हुई है। कितनी है, 8,820। ठीक है, मध्य भारत और पूर्वी घाट, VVI इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत और पूर्वी घाट। क्या है, मध्य भारत और पूर्वी घाट, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। क्षेत्र के अनुसार मध्य भारत और पूर्वी घाट में हिम तेंदुओं की संख्या 8,820 पाई गई है, यानी सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में पाई गई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, वो क्षेत्र वाइज था। ठीक है, एरिया, ज़्यादा एरिया को कवर करने वाला था। और स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा MP में है। ठीक है, सेकेंड स्थान महाराष्ट्र है, थर्ड स्थान आपको कर्नाटक है और चौथा स्थान तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये क्षेत्र अनुसार भी दिया गया है। चलिए अगला हम देखते हैं, DRDO का एक अनुसंधान है, उसको हम लोग देख लेते हैं। DRDO द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण। अब यहाँ पे आप अग्नि देख रहे हैं, तो ऐसा अग्नि का तो बहुत बार परीक्षण हुआ है, लेकिन ये पहला परीक्षण क्यों लिख रहा है, इसको आगे हम देखेंगे। रक्षा अनुसंधान यानी डिफेंस से जुड़ा एवं विकास संगठन DRDO ने MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसका क्या नाम था, मिशन दिव्यास्त्र नाम से यह परीक्षण उड़ीसा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसका और वजन कितना है, 1.5 टन यानी 1.5 टन। अब ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल के पहले भी कई परीक्षण DRDO द्वारा किए जा चुके हैं, किंतु MIRV तकनीकी युक्त मिसाइल का यह पहला ही परीक्षण है, यानी ये जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसके तहत ये अग्नि 5 पहला ही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी एक ऐसा तकनीकी है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। यह तकनीकी युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी अभी
केवल 5 देशों, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब है कि एक महादेश से दूसरे महादेश में छोड़ सकते हैं, ना कि देश देश का नहीं है। यानी हम इंडिया से चाहें तो यूरोप में छोड़े या यूरोप से चाहे तो अमेरिका में छोड़े, इस टाइप का इसका क्षमता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भारत के पास आया है, तो भारत यह तकनीकी युक्त कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी केवल 5 देशों के पास है। वो है अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। अब भारत के पास भी ये आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपको। अब हरियाणा में आपको इलेक्शन है वो नहीं पढ़ना है, एक ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ठीक है, ये न्यूज़ भले ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपने भर भर की न्यूज़ देखी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूज़ में आप लोग टाइम बर्बाद करें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका जो है ना, वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए, ये गिरफ्तार हो गए, छूट भी गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में वही थोड़ा सा बोल्ड हाईलाइट किया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी से 1.5 माह पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि खरीद मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को भी आप पढ़ लेंगे। ईडी का पावर, ईडी का क्या है, वर्क पैटर्न, एक बार ईडी, ये चौथा टॉपिक है ईडी। ठीक है, ईडी द्वारा 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना मतलब गिरफ्तार होने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। वो मुख्यमंत्री पद पर रहते जेल गए और आने के बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए, ऑपरेशन जो संकल्प इतना याद रखना है ना, ये जो समुद्री लुटेरे थे ना, ठीक है, समुद्री लुटेरे, उन्हीं से रक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। और इसमें नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रूएन को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका है ऑपरेशन संकल्प, उसी से है, समुद्री लुटेरों से हो गया। अब ये लास्ट है आपका करंट अफेयर का टॉपिक जो अभी मैं पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस जो वीडियो का PDF है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट करंट अफेयर को देखते हैं। लोकसभा एवं सभी विधानसभा चुनाव के लिए तथा स्थानीय निकायों के लिए भी चुनाव एक साथ ही 2 चरणों में कराए जाने की गोविंद नाथ की समिति ने सिफारिश की और ये सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपा गया। ठीक है, इस समिति के ये अध्यक्ष रहे हुए हैं। हाईलाइट वाला पढ़ लेते हैं बस। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को प्रस्तुत या 18,000 पृष्ठ में है अपनी रिपोर्ट में सिफारिशों में चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराने के सुझाव समिति ने आपको दिया है। पहले चरण में बता रहा है, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, अब त्रिशंकु या विधानसभा या सदन होने या अविश्वास प्रस्ताव होने पर अगर मतलब सदन नए गठन के लिए नए सिरे से चुनाव करने की मतलब अगर जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया या त्रिशंकु संसद आया, तो जो बचा हुआ कार्यकाल है बस उतने के लिए ही वो काम करेगा, ना कि वहाँ से अब 5 साल कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 83 संसद की अवधि और अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि में जरूरी संशोधन कराने की, ठीक है, आपको ये की है, सिफारिश की है। अब इसमें जो था ना 7 सदस्यीय ये समिति थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे? गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे एवं पूर्व मुख्य सूचना सतर्कता संजय कोठारी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया गया था। तो ये था आज का हमारा टॉप। ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
यहाँ मतलब देखिए होता क्या है कि पीडी में यहाँ पे शेष पृष्ठ 34 में, अब 34 में जब मैं वहाँ पे या तो आपका नवीनतम होगा या इंटरनेशनल होगा, जहाँ भी मुझे ये मिलेगा मैं इस चीज़ को कवर करा दूँगी। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए कि आपको पुष्पक का सफल परीक्षण किया गया। पुष्पक क्या है, तो ये पेज नंबर 34 में है, मैं बाद में इसको कंटिन्यू करा दूँगी। बस एक यही करंट अफेयर है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा मार्च का नेशनल करंट अफेयर समाप्त हुआ। कल मैं फिर आप लोगों के लिए इंटरनेशनल करंट अफेयर मार्च का कवर कराऊंगी। ठीक है, जब पूरा पीडी जैन से लेके आपको अक्टूबर तक समाप्त होगा, फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाऊंगी, और वो आपको एक मैराथन सीरीज़ होगा जिसमें 500 या 1000 क्वेश्चन का मैं सीरीज़ कवर कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैनल आपके, ये ऐसा नहीं है कि बस बीपीएससी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। साइंस टेक के लिए मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से तो मैं आपको कवर कराऊँगी ही, इसके अलावा मैंने 1-2 सोर्स और भी यूज़ किए हैं साइंस टेक के लिए, तो वहाँ से मैं आपको कवर कराऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, हेल्थ का भी ध्यान रखिए और साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है।